हाँ ओके भाई। हाँ, आज का हमारा टॉपिक जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, और इट विल बी सिंपली ए सर्कुलर कॉइल। तो जैसे हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वहाँ पर मैंने आपको ये बात बता दी थी कि कंडक्टर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सो वी हैव टू स्टडी द नेचर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ईच कंडक्टर। कल वाली क्लास में हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया। आज वाली क्लास में हम एक सर्कुलर लूप लेते हैं, दैट इज सिंपली अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, और इट कैन बी अ कॉइल। When we talk about the coil, then there are a number of wires wound in the form of a circle. Here the number of wires in the coil I will be calling the number of turns of the coil. ठीक, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो जो कॉइल हम यहाँ पे लेते हैं, लेट मानो इस कॉइल के द्वारा जो करंट फ्लो होती है वो आई है। ठीक है, यहाँ पे फॉर कन्वीनियंस मैंने एक ही टर्न दिखाई, लेकिन आप इमेजिन करोगे कि इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक, अब जब हम इस सर्कुलर लूप को या कॉइल को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। आप देखो यहाँ पे मैं इसके दो आर्म्स लेता हूँ इस कॉइल की, ये वाली लेफ्ट आर्म और ये वाली आप देखो ये राइट आर्म। ठीक है, आप देखो दोनों आर्म्स को, लेफ्ट आर्म को हम इमेजिन कर सकते हैं एज ए शॉर्ट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। थोड़ा इसमें कर्वेचर है, लेकिन हम इमेजिन इसको कर सकते हैं वैसे ही जैसे हमने स्ट्रेट कंडक्टर को देखा। ठीक है, इसी तरीके से राइट आर्म को भी मैं इमेजिन कर सकता हूँ एज ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जो इनमें नेग्लिजिबल कर्वेचर है इसको हम इग्नोर करेंगे। देन लेफ्ट आर्म इज ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड राइट आर्म इज ऑल्सो ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। गुड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों आर्म्स का, लेफ्ट आर्म का राइट आर्म का, ये वैसे ही होगा जैसे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे जो लेफ्ट आर्म है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है दैट इज़ डाउनवर्ड। ये एरो से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जो आपकी राइट आर्म है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है दैट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो कल जो हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा उसके मुताबिक लेफ्ट आर्म के इर्द गिर्द जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी दैट विल बी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से जो राइट आर्म है इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी दैट विल बी अगेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। तो अब चूँकि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेंटर एट द कंडक्टर। तो यहाँ पर लेफ्ट आर्म के लिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी, राइट आर्म के लिए भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी, लेकिन जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की वो दोनों आर्म्स के लिए डिफरेंट होगी। लेफ्ट आर्म के लिए डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज और राइट आर्म के लिए डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक, अब जितना हम आर्म से दूर जाते हैं, जितना मैं लेफ्ट आर्म से दूर जाऊंगा सेंटर की तरफ, कॉइल की सेंटर की तरफ, जो कर्वेचर है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का वो कर्वेचर जो है ना वो डिक्रीज होगा। यानी जो सर्कल है सर्कल विल बिकम विल बी स्ट्रेटनड, ये एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल इख्तियार करेगा जो ये सर्कुलर लाइन है। इसी तरीके से अगर राइट आर्म की बात करेंगे, जितना हम सेंटर की तरफ जाएंगे यहाँ पर भी जो सर्कल्स होंगे वो स्ट्रेटन होंगे। एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द कॉइल जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी वो स्ट्रेट लाइन्स होंगी। यहाँ पर इस डायग्राम में
ये एक लाइन दिखाई गई है सेंटर में, वो दिस इंडिकेट्स स्ट्रेट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इन द सेंटर ऑफ द कॉइल। आप यहाँ पर आप देखो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की सेंटर पे, वो राइट आर्म के लिए भी वैसे होगी और लेफ्ट आर्म के लिए भी वैसे होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ कॉइल, जो कॉइल का सेंटर है, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं they have the same direction. It means the magnetic field intensity gets summed up at the center of the coil, which implies the magnetic field will be strongest at the center of the coil than at the ends of the coil. वो जितना हम सेंटर की तरफ जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग फील करेंगे, और जितना हम आर्म्स की तरफ जाएंगे उतना जो है ना मैग्नेटिक फील्ड वीकर होगा। गुड। अब कल जैसे हमने देखा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी। वन वाज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड अनदर वाज द डिस्टेंस एट विच वी आर विजुअलाइजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर इस केस में सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर्स। Number one is magnetic field will be directly proportional to the current flowing through the coil. वो B will be directly proportional to I. जितना करंट ज़्यादा होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो स्ट्रांग होगा। ठीक, वो I have written here B is proportional to I. Number second, magnetic field will be proportional to the radius, inversely proportional to the radius of the loop. वो B will be proportional to 1 divided by R. जितना आप लूप बड़ा लोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, और जितना आप लूप छोटा लोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। वो बी इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय आर का मतलब वही हुआ। ठीक है। इन एडिशन टू दीज टू फैक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, greater will be the magnetic field. Smaller the number of turns of the coil, smaller will be the magnetic field. और इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कॉइल लेते हैं उसमें आप कितनी वायर्स लोगे गोल गोल, उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ वायर्स, जिनको हम नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं, ज़्यादा होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स कम हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट ए जनरल इक्वेशन, that is B will be proportional to N into I divided by R. यहाँ पर मैं नहीं लिखा है, पेन उठा के आप खुद लिख लो रफ पे। पहला फैक्टर जो है लिखो B will be proportional to I. Second, B will be proportional to 1 divided by R. Good. And third condition, B will be proportional to N, directly proportional to N. Combining first, second and third, we get B is proportional to N into I divided by R. तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि एक सर्कुलर लूप के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम डिटरमाइन करेंगे और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब कॉइल की दो फेसेस होंगी। एक ये देखो, जो ये कॉइल हमारे पास है, एक फेस है जो हमारी तरफ है, आपकी तरफ जो फेस है, मेरी तरफ जो फेस है, ये एक फेस होगी कॉइल की, और दूसरी फेस है जो पिछली जानिब होगी। अब हमें देखना है कि कौन सा फेस कॉइल का एज नॉर्थ पोल होगा और कौन सा फेस कॉइल का साउथ पोल होगा। इसके लिए एक रूल है, दैट इज कॉल्ड लूप रूल। तो लूप रूल कहता है कि जिस फेस पे डायरेक्शन ऑफ करंट होगी क्लॉकवाइज, वो फेस होगा साउथ पोल, और जिस फेस पर डायरेक्शन ऑफ करंट होगी एंटी क्लॉकवाइज, वो फेस होगा नॉर्थ पोल। अब देखो जो फेस हमारी तरफ है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज़, ये देखो डायरेक्शन ऑफ करंट इस वाली फेस पे जो हमारी तरफ है इस कॉइल की, वहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। वो जो फेस कॉइल का हमारी तरफ है यहाँ पे, इट विल बी अ नॉर्थ पोल, और जो इसकी पिछली फेस है दैट विल बी अ साउथ पोल।
तो इंशाल्लाह कल लूप रूल मैं फिर से पढ़ाऊँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। ये पॉइंटर्स अगर आप नोट किया करो, बुक को भी देखा करो, आपके पास नोट्स भी हैं उनको भी देखा करो, तो फिर अच्छी तरीके से समझ आएगा। ओके, खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे।